चलो शुरू कर सकते हो अगर। हेलो, नमस्ते, सलाम आप सभी लोगों को, खास करके डॉक्टर प्रवीण जी को। ये लीगल लेक्चर सीरीज जिलानी मेमोरियल लाइब्रेरी की तरफ से जो शुरू की गई है, इसमें आज के अहम स्पीकर जो है डॉक्टर प्रवीण जी है। और जिलानी मेमोरियल लाइब्रेरी जो है ये मेरे वालिद के नाम पे इस्टेब्लिश की गई थी, जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के धमसायन गांव में इस्टेब्लिश है। इसका अहम मकसद ये था कि गरीब बच्चों को जो किताब से महरूम रह जाती है उनको किताब मुहैया कराना, और जैसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, पंचायत लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके तहत उन लोगों को जो है मेंटोरशिप, कैरियर काउंसलिंग ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो उन्हीं का एक अभी रिसेंट जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया वो लीगल लेक्चर सीरीज़ है, ताकि ऑनलाइन माध्यम से बच्चों तक, तालिब इल्म तक लोगों को अवेयरनेस आ सके कि फ्री लीगल एड सर्विस हम कैसे ले सकें। तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर प्रवीण जी, इन्होंने मास्टर्स किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से क्रिमिनोलॉजी में। साथ ही इनको क्रिमिनल जस्टिस में फेलोशिप मिला, जिसके तहत इन्होंने पटना में 3 साल तक लगातार अंडर ट्रायल प्रिजनर्स पे काम किया और जेएनयू से एमफिल पीएचडी किए हैं। उसके बाद इन्होंने लॉ फाउंडेशन पटना में एस्टैब्लिश किया, जिसका अहम काम है दलित माइनॉरिटीज राइट पे काम करना और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो कैदी होते हैं उनके सवालात को लेना और उनको कानूनी सहायता प्रोवाइड करना। अब तक जो है लॉ फाउंडेशन की ओर से 1200 लोगों को रिहा करवा चुके हैं अब तक, और भी काम जारी है, कंटिन्यूसली लगातार इस पे काम जारी है। 15-20 मिनट आप सभी के बीच डॉक्टर प्रवीण जी बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो है कि जिन लोगों के मन में कुछ सवालात होंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अपनी बात क्वेश्चन हैंड रेज करके या फिर चैट बॉक्स में चैट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं एक एक करके। ओवर टू यू प्रवीण जी, 15 मिनट आपके, 20 मिनट। Hello, am I audible? Hello, Yes, am sir, I you are audible? audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. okay. तो सबसे पहले तो मैं असरार और अबरार भाई को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि मुझे इनवाइट किया जिलानी मेमोरियल लेक्चर के लिए। और मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर सीरीज ऐसे ही ये कारवा बनते रहे और आगे चलता रहे। और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही सेंसेटिव टॉपिक है और ज्यादातर लोग इस टॉपिक से अनभिज्ञ रह जाते हैं, मतलब कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में जानना नहीं चाहते हैं या लीगल एड के बारे में ज्यादातर लोगों की जानकारी नहीं रहता है, क्या स्कीम्स गवर्नमेंट का है और इनका प्रोसीजर क्या होता है। तो मैं चाहता हूं कि 2 चीजों पे मैं आज बात करूं, फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रिजनर्स के लिए जो जेल में बंद ऐसे कैदी हैं उनके लिए कैसे काम करती हैं, और नॉर्मल लोग जो कम्युनिटी के अंदर है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, वो कैसे फ्री लीगल एड सर्विसेज ले सकते हैं। फ्री लीगल एड सर्विसेज को अगर लॉ के भाषा में कहें तो प्रो बोनो सर्विसेज बोला जाता है, हिंदी में अगर बोले तो उसको निशुल्क विधि सहायता बोलते हैं। तो बेसिकली मैं सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ जेल के बारे में कि जेल में फ्री लीगल एड सर्विसेज का क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे कौन लोग हैं जो जेल के में बंद है और जो फ्री लीगल एड सर्विसेज ले सकते हैं, और फ्री लीगल एड सर्विसेज के अंदर वो क्या क्या बेनिफिट आ सकता है। तो इंडिया में किसी भी जेल में कोई भी अगर बंदी बंद है और वो मार्जिनलाइज सेक्शन से है या मार्जिनलाइज सेक्शन से नहीं है, वो उसका राइट है फ्री लीगल एड सर्विसेज मिलने के लिए। और इसमें एक चीज क्या है कि इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है इनकम कुछ होना चाहिए या कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए। जेल में जितने भी लोग बंद हैं वो इंटाइटल हैं फ्री लीगल एड सर्विसेज के लिए। और इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, आप लोगों को जानना चाहिए। मोहम्मद
अजमल कसाब वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो फ्री लीगल एड सर्विसेज है ना, जैसे लीगल एड है, विधि सहायता जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, हर नागरिक का फंडामेंटल राइट्स है। और जिनका भी केस कोर्ट के अंदर चल रहा है या कोई किसी का भी केस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है, संविधान का आर्टिकल 21 और 39A ये कहता है कि उनको फ्री लीगल एड सर्विसेज मिलेगा। और इसी स्कीम के तहत और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के तहत अजमल कसाब को फ्री लीगल एड सर्विसेज ट्रायल केसेज में दिया गया था, जिसमें कि उनको सबसे इस देश के सबसे अच्छे एडवोकेट प्रोवाइड किया गया था, एडवोकेट राजू रामचंद्रन और एडवोकेट गौरव अग्रवाल, जो अभी इस देश के काफी फेमस एडवोकेट है। तो फ्री लीगल एड सर्विसेज जेल के अंदर उन सारे बंदियों का राइट्स है जो खास करके अंडर ट्रायल हैं, कन्विक्टेड हैं। और इसका एक स्ट्रक्चर होता है, मैं स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ कि इसके लिए एक कानून आया है, कानून है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987। और इस स्कीम में 4 बॉडी बनाया गया है कि नेशनल लेवल पे जो बॉडी रहेगा उसको नालसा कहेंगे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और हर स्टेट में एक बॉडी रहेगा जिसको कहा जाएगा सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो स्टेट के अंदर लीगल एड कैसे फंक्शन करेगा, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कैसे फंक्शन करेगा, उसको चैनलाइज करेगा, मोबिलाइज करेगा और रेगुलेट करेगा। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक इनका यह है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो होता है वो अमूनन आप जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में ही इसका ऑफिस होता है। और अगर कोई आप लोग कोर्ट जाए तो इनका ऑफिस में विजिट कीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा ऑफिस होता है, इनका सेक्रेटरी होते हैं। और किसी को भी लीगल एड चाहिए कोई भी केसेज में, अगर आप कम्युनिटी से जाते हैं, अगर आप एक कैदी नहीं है तो उनका कुछ कंडीशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशन। अगर आप कम्युनिटी में जाते हैं, आपका मैट्रिमोनियल केसेज है, तलाक का केसेज है, सिविल केसेज है, कुछ मारपीट का सिंपल केसेज है, तो उसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी बना रखा है आउटसाइड, जो जेल से बाहर जिनको लीगल एड चाहिए। और एक और खूबसूरत बात है कि बहुत लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जा पाते हैं बिहार के अंदर, तो तालुका लेवल पे भी एक कमेटी इनका है, तालुका लीगल सर्विस कमेटी, अनुमंडल लेवल पे, वहां पे भी जाके आप लीगल एड ले सकते हैं। और इनके पैनल में एडवोकेट्स होते हैं, और एडवोकेट्स का ग्राउंड मतलब बहुत सारे फील्ड से होते हैं, लाइक क्रिमिनल जो केसेस देखते हैं वो भी एडवोकेट होते हैं, सिविल के एडवोकेट होते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस के एडवोकेट होते हैं, और जिस नेचर का केस होता है उस नेचर के एडवोकेट को असाइन किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करना चाहता हूँ कि वो कौन लोग हैं जिनको लीगल एड मिल सकता है फ्री में, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर जेल के अंदर तो सभी को मिलना है अलाउ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गाइडलाइन है, लेकिन अगर कम्युनिटी से कोई लोग जाते हैं तो ऐसे कितने लोग हैं जो एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड सर्विसेज के लिए, निःशुल्क विधि सहायता के लिए। तो इसमें एलिजिबिलिटी का जो डिस्कशन किया गया है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के सेक्शन 12 में किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि या तो वो पर्सन SC/ST कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए जिसको फ्री लीगल एड चाहिए, एक ये एलिजिबिलिटी है। और एक एलिजिबिलिटी ये है कि वो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम हो। जैसे बहुत सारे लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, अगर कोई विक्टिम है तो उसको फ्री लीगल एड मिला जा सकता है। या तो कोई वोमेन हो, औरत हो, महिला हो या बच्चा हो, उसको फ्री लीगल एड मिलेगा, उसमें कोई भी इनकम नहीं देखा जाएगा। और मेंटली इल पर्सन और डिजेबल पर्सन को फ्री लीगल एड मिल सकता है, क्योंकि जो वर्ड लिखा गया है मैं उसी वर्ड का चर्चा कर रहा हूँ, मेंटली इल इसमें वर्ड यूज किया गया है एक्ट में। और इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो, अगर कोई कामगार हो जो इंडस्ट्री में काम करता हो, उसको फ्री लीगल एड मिल सकता है। और इसमें एक चीज और लिखा गया है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर हो, बिहार में चर्चा किया गया है सेक्शन 19 के द्वारा कि ट्रांस पर्सन हो उनको फ्री लीगल एड सर्विसेज मिलेगा, उसमें इनकम नहीं देखा जाएगा। सीनियर सिटीजन अगर कोई है समाज में उनको फ्री लीगल एड मिलेगा। और कोई HIV इफेक्टेड पर्सन है उनको फ्री लीगल एड मिलेगा। अगर कोई कैंसर सर्वाइवर है उनको फ्री लीगल एड मिल सकता है केसेज में। और विक्टिम को भी फ्री लीगल एड मिल सकता है।
और एक कंडीशन और इसमें है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोगों को जानना चाहिए कि फ्री लीगल एड सर्विसेज के लिए आपका ईयरली जो इनकम है वो 1.5 लाख रुपीज होना चाहिए। 1.5 लाख रुपीज होना चाहिए आपका ईयरली इनकम। अगर उससे नीचे है तो हर वो नागरिक को लीगल एड मिलेगा अक्रॉस आप कास्ट, क्लास, जेंडर और आप इनकम को हटा दे तो। अब इसमें समझने वाली बात है कि ये कितना इफेक्टिव है फ्री लीगल एड सर्विसेज। तो अगर देखा जाए तो कुछ डिस्ट्रिक्ट का बिहार में काफी अच्छा रिजल्ट है, जैसे पटना, गया, मोतिहारी, वहाँ के लीगल एड सर्विसेज बहुत अच्छा काम करती है। और सिर्फ लीगल एड सर्विसेज में सिर्फ कानून का ही आपको हेल्प नहीं किया जाता है। अगर पुलिस आपका कंप्लेन नहीं ले रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप वहाँ सेक्रेटरी के पास जाइए, लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में जाइए, आप लिखित में आवेदन दीजिए, वो आपको हेल्प करते हैं। और एक खूबसूरत बात ये है कि अभी लीगल एड सर्विसेज में एक चीज और ऐड किया गया है कि बहुत लोगों का आधार में दिक्कत है, सोशल इंटाइटलमेंट राइट्स का स्कीम मोबिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो आवेदन डीएलएसए में देते हैं, उनके काम को पारा लीगल वॉलेंटियर के माध्यम से करवाया जाता है। तो पारा लीगल वॉलेंटियर हर जिला में करीब 50 से 100 होते हैं, जो डीएलएसए सेलेक्ट करके रखता है ऐसे लोगों को जो ग्रासरूट लेवल पे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएं और सोशल इंटाइटलमेंट्स जितना भी स्कीम है, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, विधवा पेंशन है, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो उन सारे स्कीम को मोबिलाइज करवाते हैं पीएलबी। तो लीगल एड सर्विसेज का ये एक स्ट्रक्चर है जो खास करके नेशनल लेवल पे नालसा और सबसे सब डिवीजन लेवल पे आप हम लोग देख सकते हैं तालुका लीगल सर्विस कमेटी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि क्या किसी भी केस में हम एलिजिबल हैं लीगल एड के बारे में? तो बिल्कुल किसी भी प्रकार के केसेस के लिए लीगल एड आप ले सकते हैं। ऐसे बहुत महिलाएं हैं जिनका डोमेस्टिक वायलेंस का केसेज है, मैट्रिमोनियल केसेज हैं, 498 का केसेज है, उनको 3-3 4-4 एडवोकेट दिया जाता है, उनका पैनल एडवोकेट। और इसमें एक ये सबसे खूबसूरत चीज ये है कि डीएलए क्या करती है कि जैसे ही केस आपका डिस्पोजल होता है तो उन एडवोकेट को पेमेंट करती है। शायद एक केस का शायद 7,000 बिहार में है और दिल्ली में शायद 15,000 पर मंथ उस एडवोकेट को फीस दिया जाता है। और इनका हेल्पलाइन नंबर है, जैसे हेल्पलाइन नंबर आप लोग लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 15,100 इनका हेल्पलाइन नंबर है लीगल एड का, लीगल एड के बारे में नालसा लेवल पे। तो आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में आपके केसेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर कोई लीगल एड ऑनलाइन लेना चाहता है तो ऑनलाइन भी माध्यम है, ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन के माध्यम से वो डायरेक्ट कोर्ट में जा करके, उनका ऑफिस होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकार का, वहां पे ले सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को, आम नागरिक को डीएलएसए ऑफिस में विजिट करना चाहिए, एटलीस्ट देखना चाहिए कि ये आपके जिला में कहाँ पे है, कोर्ट के किस कोना में इनको स्थापित किया गया है, और वहां जाके इनके काम को समझना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो हम उनसे कुछ हेल्प लें। आपके समाज में ऐसे बहुत कमजोर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं जिनको परेशान किया जाता है, तो उनको क्या कर सकते हैं कि उनको वहां से डीएलएसए तक हम लोग मोबिलाइज कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं डीएलएसए के बारे में। और एक चीज मैं और बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा वहां भीड़ नहीं होता है, सेक्रेटरी से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। और सेक्रेटरी जो होते हैं एक जज होते हैं और इसके चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो सेक्रेटरी तुरंत लेटर निकालते हैं। अगर किसी, हम लोगों ने बहुत महिलाओं को विधवा पेंशन दिलवाया, क्या है कि वार्ड मेंबर साइन नहीं करता है, तो एक एप्लीकेशन अगर किसी जज लिख के दे दिया डीएलएसए के माध्यम से तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, अपेक्षा कि अगर कोई कहीं किसी लीडर फोन करवा रहे हो या किसी अदर पर्सन से फोन करवा रहे हो। तो अगर कोर्ट से अगर लेटर जाता है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। और ऐसे हम लोगों ने बहुत चीजों को देखा जिसमें क्या है कि महिलाओं को पुलिस खास करके परेशान करती हैं। कोई महिलाएं बहुत परेशान है, उसका कंप्लेन नहीं लिया जा रहा है, पुलिस वाले एफआईआर नहीं लेते हैं। खास करके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में हम लोग देख सकते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस में देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो महिलाएं डायरेक्ट डीएलए से आती हैं, एप्लीकेशन देती हैं कि इस थाना में हमारा पुलिस कंप्लेन नहीं लिया जा रहा है। तो डीएलएसए सेक्रेटरी क्या करता है कि एक लेटर निकालता है
एक लेटर निकालता है और उस थाना को भेजता है, तुरंत एफआईआर होता है। तो आप डीएलएसए को कैसे सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं? वो आपके जिला में है, आपके नज़दीक है और वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा होते रहता है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि उस अवेयरनेस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं, ये भी है। और जेल के अंदर अब मैं थोड़ा जेल पे शिफ्ट कर रहा हूँ कि जेल के अंदर जो है, हर जेल में डीएलएसए का एक क्लिनिक होता है, लीगल एड सेल होता है। तो जेल के अंदर क्या होता है कि विजिटिंग पैनल एडवोकेट होते हैं डीएलएसए के, जो वीक में 3 से 4 दिन जाते हैं और वो जेल के अंदर जाते हैं, सारे अंदर ट्रायल प्रिजनर से मिलते हैं, सारे कैदियों से मिलते हैं और जिसको लीगल एड चाहिए उनका आवेदन पत्र लेते हैं। उसके बाद वो आवेदन पत्र डीएलएसए ऑफिस में आता है, फिर उसके बाद उनको एडवोकेट उस केस में अलॉट किया जाता है और फिर उस केस को वो एडवोकेट आगे प्रोसीजर करते हैं कोर्ट में। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छा माध्यम है एक्सेस टू जस्टिस के लिए, जो खास करके ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में एडवोकेट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा ये स्कीम है। अगर एक बात और करें तो देखिए हाई कोर्ट लेवल पे इनका कमेटी है, लीगल एड हाई कोर्ट लीगल एड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे इनका कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी, इसमें चीफ जस्टिस इनका मेंबर होते हैं। इसका चेयरपर्सन जैसे नालसा में जिसे नालसा के जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब पूरा ओवरऑल पैट्रोन इन चीफ। बिहार का जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो चीफ होते हैं वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होते हैं और काफी एक्टिव होते हैं। रिपोर्टिंग कंटिन्यू लेते हैं कि डीएलएसए क्या काम कर रही है, कितने लोगों का बेल हुआ, कितने लोग जेल से रिलीज हुआ, ये सारा चीज कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे कितने प्रिजनर्स, ऐसे जेल में बहुत कैदी हैं जिनको बेल मिल गया लेकिन सिक्योरिटी वो नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लिस्ट बनाना है, डीएलएसए लिस्ट बनाएगी, फिर हाई कोर्ट को देगी, फिर उनको पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन बेल बॉन्ड पे छोड़ा जाता है या उनको उनके खुद के सिक्योरिटी जैसे व्यक्तिगत बंद पत्र पे छोड़ दिया जाता है। तो इस बहुत सारे स्कीम डीएलएसए का चल रहा है, जिस सोशल एंटाइटलमेंट राइट्स का मैंने जिक्र किया, जेल के अंदर लीगल एड का जिक्र किया, अवेयरनेस प्रोग्राम कम्युनिटी के अंदर। जैसे अगर आप जैसे जिलानी लाइब्रेरी है, अगर उसमें आप डीएलएसए के माध्यम से अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वहाँ से वकील दे दिया जाएगा, पैरालीगल वॉलंटियर दे दिया जाएगा और किसी भी लीगल टॉपिक पे जैसे डोमेस्टिक वायलेंस पे हो गया, एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट पे हो गया और या तो फिर पॉक्सो पे हो गया, ये सब एक्ट पे आप कम्युनिटी के अंदर अपने समाज के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम लोग भी अवेयरनेस प्रोग्राम डीएलएसए के माध्यम से कम्युनिटी में करते हैं, जेल में करते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं और इनका पूरा साल का कैलेंडर बना रहता है कि पर मंथ हमें कितना अवेयरनेस प्रोग्राम जेल में करवाना है, कितना कम्युनिटी में करवाना है। तो पर मंथ इनका 4 से 5 अवेयरनेस प्रोग्राम होता ही होता है, कम्युनिटी में और जेल में। अभी 17 मई को अवेयरनेस प्रोग्राम मेंटल हेल्थ के ऊपर है जेल के अंदर, इनका कैलेंडर में दिया हुआ है। तो वो प्रोग्राम हम लोग जेल के अंदर कैदियों का मेंटल हेल्थ कितना अच्छा रहे, कितना स्वस्थ रहे हो, उसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना है। तो मैं चाहूँगा कि मैं 20 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया। अगर आप लोग सवाल पूछें लीगल एड के बारे में, तो आई थिंक मुझे लगता है कि और मैं इसमें सहायता आप लोगों को कर सकता हूँ, मतलब और बातें हो सकती है, आगे डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया नालसा डीएलएसए और एससी और सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विसेज को मद्देनजर रखते हुए नालसा में कैसे लोग प्री लीगल एड सर्विसेज ले सकते हैं, सारी चीज़ों को समझाते हुए बहुत-बहुत शुक्रिया। किन्हीं लोगों को अगर कोई सवाल है मन में जो पूछना चाहे डॉक्टर प्रवीण जी से, तो चैट बॉक्स में या हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। सर अबरार सर हमारे सवाल है, जी 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 पूछिए। प्रवीण जी है, डॉक्टर प्रवीण जी है, उनसे पूछ सकते हैं, आपको सुन पा रहे हैं हम लोग। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण सर, आपका अच्छा डिस्कशन रहा और काफी हेल्पफुल। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। दरभंगा
दरभंगा जिला में सर एक हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर, दरभंगा जिला का एक केस है सर। एक हम्म एक प्रोफेशनल लेडी ने कई सारे लोगों को ट्रैप किया और एक व्यक्ति जो है ना उसके लव ट्रैप में फंसा और अल्टीमेटली उसको जो है वो जेल जाना पड़ा क्योंकि वो उसके हम्म कमिटमेंट में वो खड़ा नहीं उतर पाया। तो हम्म दरभंगा सिविल कोर्ट ने तो उसे दोषी ठहराया और कहा कि नहीं ये तो हीनियस क्राइम है और जो गिल्टी था जो लड़का उसने बहुत सारे सबूत दिया कि ठीक है मैं उससे ट्रैप से फंसा लेकिन ये प्रोफेशनल लेडी है और इसके कई सारे ऐसे जो है ना कांड है। तो सिविल कोर्ट दरभंगा को ने क्लीन चिट तो नहीं दिया लेकिन पटना हाई कोर्ट ने दिया भाई इसका इससे पहले कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि इसने इस तरह का क्राइम किया है या खासकर जो रेप केस से रिलेटेड था वो और महिला थाना वो कम्प्लीटली इन्वॉल्वमेंट था सर। प्रोफेशनल लेडी ने महिला थाना को तो वो आप तो जान रहे हैं कि वो क्या सिस्टम चल रहा है। तो क्या उसको पटना हाई कोर्ट की जो बेल मिला उसके बाद फिर उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो क्या है कि आवाज क्योंकि इस सवाल क्लियर नहीं सुन पाया, लेकिन आप ये समझ में हमको आया कि पटना हाई कोर्ट से बेल मिल गया है तो क्या करना चाहिए। तो क्या आप लोग बेल रिजेक्ट करवाना चाहते हैं या क्या करवाना चाहते हैं? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट तो उसे सही न्याय मिले कि जिस तरह से उस प्रोफेशनल लेडी ने उसको इतना परेशान किया। देखिए, अच्छा, ये तो आप जी 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 आई थिंक मुझे लगता है कि देखिए ये आप एक लीगल सजेशन ले रहे हैं तो आप मेरा नंबर लीजिए, हम लोग फोन पे बात करके इस पे सजेशन में दे सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल जो है ना लीगल एड के बारे में थोड़ा आए तो ज्यादा बेटर रहेगा, लीगल एड सर्विसेज के बारे में और इसको हम ले सकते हैं और गांव में कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और हमें जाना चाहिए डीएलए से नहीं जाना चाहिए। तो ये सब अगर आप लोग पूछेंगे तो ज्यादा उपयोगी रहेगा और आई थिंक मुझे लगता है कि ये तो लीगल सजेशन है, वो तो मैं फोन पे भी दे सकता हूँ कि आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए उस लेडीज। और किन्हीं लोगों का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं ऑन द टॉपिक फॉर लीगल एड। तो सर मैं इस क्वेश्चन आप म्यूट प्रवीण जी, मेरे कुछ मन में सवाल हैं जो आपने 15-20 मिनट बोले कि जैसे डीएलएसए है, सुप्रीम कोर्ट लीगल एड है, नालसा है, एससी लीगल एड है, तो ये सब सारी चीजों को एक्सेस करने में जो लोगों को है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन लोगों को एक्सेसिबिलिटी इजीली प्रोवाइड हो पाती है? क्या उन लोगों के पास नॉलेज है? किस तरीके से वो लोग पहुंच पाते हैं? क्या इसको एक्सेस जस्टिस दिलाने में क्या उन लोगों को, एनजीओज को मान लीजिए कि, या उन लोगों को वहां तक पहुंचने में क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? तो एक तो सबसे बड़ा इशू है एक्सेसिबिलिटी का। तो देखिए लीगल एड सर्विसेज, फ्री लीगल एड सर्विसेज के बारे में अभी तो सबसे पहले मैं जानकारी पे आता हूँ, फिर एक्सेसिबिलिटी पे मैं आऊंगा कि ऐसे बहुत लोग हैं जो कोर्ट के अंदर, इवन एडवोकेट लोग काम कर रहे हैं या जो कोर्ट के पेशा में शामिल हैं, उनको भी ज्यादातर जानकारी फ्री लीगल एड सर्विसेज के बारे में नहीं होता, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जब हमारे लीगल जो लिटिगेशन कर रहे हैं, जो लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनको उतना अच्छे से जब जानकारी नहीं होता है या जानकारी का अभाव होता है,
हम समझ सकते हैं कि एक आम नागरिक के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये जर्नी। क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो जर्नी है ना, वो अपने आप में पनिशमेंट है। वो जस्टिस का जो जर्नी है वो पनिशमेंट ही है, एक तरीके से प्रोसीजर ही पनिशमेंट है। तो इसमें क्या है कि एक्सेसिबिलिटी नो डाउट कि बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, लेकिन जिनको जानकारी होता है वो लोग करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी प्रिजनर्स लोग करते हैं। क्योंकि जेल में क्या होता है ना कि जेल पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट होता है और एक रूल है कि हर प्रिजनर्स को एडवोकेट होना ही चाहिए। तो क्या करते हैं कि उनका एप्लीकेशन डीएलएसए भेज देते हैं, जिसके वजह से उनको एडवोकेट मिल जाता है। लेकिन कम्युनिटी के अंदर एक चैलेंज है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ऐसा कोई बॉडी है और फ्री निःशुल्क विधि सहायता आपको मिल सकता है। अगर उनको पता रहेगा तो बहुत सारी चीजें आसान हो सकता है। नो डाउट कि इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। बोर्डिंग और स्कूल में भी हमें इसका प्रचार करना चाहिए फ्री लीगल एड सर्विसेज के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो ये स्कीम है, ये और लोगों तक पहुँचेगा। मतलब ग्रास रूट तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से लीगल एड का एक क्रेज़ बढ़ा है, जैसे 2016 में जब मैंने काम किया था, उस समय और अभी के समय में बहुत अंतर है। अभी बहुत लोग जान गए हैं, बहुत इनका पैनल बड़ा हो गया है। उसमें एक नया स्कीम आया है एलएडी से, लीगल एड डिफेंस काउंसिल का स्कीम्स आया है कि अगर कोई कैदी है और उसका ट्रायल करवाना है, बेल करवाना है, तो उसके पास डिफेंस काउंसिल होगा, वो लीगल एड देगा। तो कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसमें यूटीआरसी का कॉन्सेप्ट आया है, अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी का कॉन्सेप्ट आया है, उसमें सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स का कॉन्सेप्ट आया है। तो धीरे-धीरे ये मेरा मानना है कि धीरे-धीरे और बढ़ रहा है और लोगों तक रीच करेगा। लेकिन इनको चाहिए, अभी जैसे आप जितना भी इनका वेबसाइट खोलेंगे मैक्सिमम सब इंग्लिश में मिलेगा, लोकल लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। जैसे नालसा का है, तो कोई मद्रास से खोला, कोई बिहार का खोला, तो सब इंग्लिश में ही मिलेगा कि आप ऐप के थ्रू लीगल एड ले सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादातर इसको ग्लोबल करने की ज़रूरत है, रीजनल लैंग्वेज में करने की ज़रूरत है और लोग की जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर रीजनल हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तभी एक्सेसिबिलिटी हो पाएगा। लेकिन अभी भी चैलेंजेस वो है, लोग फेस कर रहे हैं। जी हिदायतुल्लाह जी, आप हैंड रेज़ किए हैं, काइंडली आप गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये जो फ्री लीगल एड सर्विसेज है, तो अगर आप इस पे रोशनी डाल पाएँ कि एक्चुअल में इसका परफॉर्मेंस क्या है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो मीन्स एडवोकेट कम्युनिटी है, वो लोग खुद मतलब लोडेड है केस से, कम टाइम मिलता है, तो एक फ्री में केस क्यों करेगा? मतलब अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो मतलब ये रहता। तो इस पे अगर आप कुछ रोशनी डालें कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इस चीज़ का क्या है? तो देखिए, कुछ स्टेट में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन कुछ स्टेट में जैसे केरला हो गया, दिल्ली हो गया, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। इवन राजस्थान हो गया, उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है और एडवोकेट्स भी इनके पैनल में काफ़ी अच्छे हैं। और इवन अगर आप हाई कोर्ट का लिस्ट देखें तो अच्छे-अच्छे एडवोकेट्स हैं इनके पैनल में। अब दिक्कत ये है कि वो परफॉर्मेंस कितना दे पाते हैं, वो फ्री लीगल एड का केसेस कितना प्रायोरिटी से देख पाते हैं। नो डाउट कि इसमें चैलेंजेस है बिहार जैसे स्टेट में कि उनका पेमेंट जो है वो टाइमली नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से जो एडवोकेट्स हैं वो काफ़ी डिमोटिवेटेड फील करते हैं। और एक डिमोटिवेशन का फैक्टर ये भी है पैनल एडवोकेट का कि इसमें जैसे जो अच्छे एडवोकेट्स हैं वो नहीं आना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का प्रैक्टिस है, एवरीडे बहुत अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है एलएडीसी का, लीगल एड डिफेंस काउंसिल का, और मैं ये आपको बता दूं कि वो स्कीम बहुत बढ़िया है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उस स्कीम का है। और उसमें एक जिला में 5 एडवोकेट होते हैं और उनको गवर्नमेंट पेमेंट भी अच्छा देती है। उसमें चेयरपर्सन होते हैं जिनका पेमेंट 80 से 90 हज़ार पर मंथ है। उसमें फिर उनका असिस्टेंट होते हैं, मतलब 5 मेंबर होते हैं, अच्छा पेमेंट दे रहे हैं और उसमें अच्छे एडवोकेट्स हैं और उनका परफॉर्मेंस बहुत बेटर है केस डिस्पोजल को लेकर के, बेल को लेकर के बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उसका रिक्रूटिंग प्रोसेस में क्रिटिक्स है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का है चीजें। लेकिन बाय द वे केस डिस्पोजल में उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस है एलएडीसी का, जो अभी 2 साल पहले ही कॉन्सेप्ट लाया गया है।
अच्छा, परवीन मेरी और आवाज़ भी आ रही है क्या? यस। ये अगर जैसे आपने बड़े अच्छे से बता दिया कि जो प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए तो बाहर से लीगल एड सर्विस के लोग जाते हैं, उनका एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं, प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और उसको एडवोकेट मिल जाता है। तो जो लोग बाहर हैं उसका अगर स्टेप वाइज बता सके कि कैसे कैसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप वाइज प्रोसेस बता सकें कि वो लीगल एड सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एटलीस्ट। सपोज दरभंगा में अगर किसी को एक्सेस करना हो तो वो कहाँ ठीक जाएंगे, है। किससे कंसल्ट करेंगे, क्या पहला काम हम्म, क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, तीसरा काम क्या होगा, प्रोसेस वाइज हमें समझा सकें। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर कोई पर्सन है, एक महिला है, अगर उसको लीगल एड चाहिए, एज फॉर एग्जांपल वो मैट्रिमोनियल का केस उसके पास है, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है एडवोकेट हायर करने के लिए और दरभंगा जिला में रहती है। अगर उसको लीगल एड चाहिए तो सबसे पहले वो उस जिला की सेशन कोर्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है। और वहां पे जाने के बाद वो पता करेगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार कहाँ पे है, डीएलएसए का ऑफिस। लोग बता देंगे कि यहाँ पे आपको डीएलएसए का ऑफिस है। जब वो डीएलएसए ऑफिस जाएगी तो वहां पे एक हेल्प डिस्क लगा रहता है जिसको बोलते हैं फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में हमेशा 2 पीएलवी का ड्यूटी रहता है कि ऐसे लोग जो डीएलएसए में लीगल एड लेने आए उनको क्या करना चाहिए, उनको एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना है, उनको बताना है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो फ्रंट ऑफिस जैसे ही कोई महिला जाएगी उसके लिए, तो वहां पे अगर वो पढ़ी लिखी है तो खुद से एप्लीकेशन लिखेगी कि सेवा में श्रीमान डीएलएसए सेक्रेटरी, मुझे इस केस में निःशुल्क विधि सहायता चाहिए। अगर कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है, वो लिख नहीं पाती है, तो 2 पीएलबी का ड्यूटी यही है कि आप एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कीजिए। एप्लीकेशन ड्राफ्ट होने के बाद फिर वो एप्लीकेशन लेकर के उस ऑफिस में जाती है और वहां पे स्टाफ होते हैं, 5-6 स्टाफ होते हैं, समझ गए। उनको एप्लीकेशन देगी और कहेगी कि मुझे इस केस में, इस कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे एडवोकेट चाहिए। वो पर्सन क्या करता है कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है और तुरंत वो लेटर एक निकालेगा, वो 2 लेटर निकालता है और उसको एडवोकेट अलॉट करता है और एडवोकेट का नाम और मोबाइल नंबर उस लेटर में मेंशन होता है। एक लेटर उस पर्सन को हाथ में मिलेगा रिसीविंग और एक लेटर उस कंसर्निंग एडवोकेट को मिलेगा जिसको केस गया है। फिर वो क्लाइंट क्या करेंगे कि आप उस एडवोकेट को फोन कीजिए क्योंकि उनका मोबाइल नंबर है, आप उनसे मिलिए, अपने केस का डॉक्यूमेंट दीजिए, बताइए। इवन ये भी है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं निकलवा पा रहे क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी निकालने में एक कोर्ट का प्रोसीजर है, 200 300 500 रुपए खर्च होता है, तो आप फिर से आवेदन दीजिए कि मैं गरीब हूँ, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ डॉक्यूमेंटेशन निकालने में, कृपया यहाँ से हमारा डीएलएसए के माध्यम से हमारे केस का डॉक्यूमेंट निकाला जाए केस का, तो डीएलएसए निकलवाती है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस है यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या होता है कि कोर्ट क्या करती है, कोर्ट, एडवोकेट और वो क्लाइंट फिर उस केस को उस कोर्ट में देखते हैं, लोग आपस में मिलते हैं। और इसमें ये भी है कि अगर केस डिस्पोजल होता है, अगर कोई एडवोकेट केस समाप्त करता है तो वो अपना बिल बना करके इस केस का और उसका एक सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट का निकाल करके डीएलएसए में रिपोर्ट जमा करेगा कि एक केस हमको अलॉट किया गया था, इसको डिस्पोजल करवाया मैंने और ये जजमेंट है, ये जज ने जजमेंट दिया है, फिर उसको रियम्बर्समेंट अमाउंट मिलता है, जो पैसा है उसको। तो ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। अबरार म्यूट हो, म्यूट हो। तुम म्यूट हो अबरार। अबरार तुम म्यूट हो, अनम्यूट करो अपने आप को।
तो इफ्तिखार अली भाई कह रहे हैं कि अगर एडवोकेट माना कर दे केस लेने को लेकर के, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल आया है, यही सवाल आना चाहिए था। क्या होता है कि कुछ-कुछ केसेज में क्या होता है कि एडवोकेट मना कर देते हैं। बहुत सारे केसेज में, जैसे कन्हैया कुमार वाला केस याद है, मतलब एडवोकेट बायकॉट कर दिया था, हम लीगल एड नहीं देंगे, इसका केस कोई नहीं लड़ेगा। तो ये कानून के खिलाफ है, और अगर एडवोकेट मना कर देता है वो एडवोकेट, तो डीएलएसए सेक्रेटरी के पास जाएँगे पर्सन, और फिर वो दूसरा एडवोकेट अलॉट करेंगे। लेकिन लीगल एड सबको मिलेगा। कोई एडवोकेट ये नहीं कह सकता कि हम इसको लीगल एड नहीं दे सकते हैं। लीगल एड मिलेगा, सबका फंडामेंटल राइट्स है। अगर एक एडवोकेट अगर डिनाई करता है कि ठीक है मेरे पास केसेस बहुत है, या मैं आपका केसेस को मैं लीगल एड नहीं दे सकती हूँ, तो एडवोकेट चेंज हो जाता है। एक एप्लीकेशन वो देंगे या डीएलएसए सेक्रेटरी से मिलते हैं, तुरंत 2, 3, 4, 5, 6 एडवोकेट आप चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा 10-10 एडवोकेट भी चेंज लोगों ने करवाया है और उनको जस्टिस मिला है। बहुत शुक्रिया। आप जो बोल रहे थे उस मेरे मन में एक सवाल आया कि जो प्रिजनर्स के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज जो आते हैं, जैसे मैंने पटना में देखा कि एक कश्मीरी प्रिजनर थे, उनको सिर्फ इंग्लिश और कश्मीरी आती थी, जिसके तहत वो जैसे आपको शिकायत कर रहे थे कि जो कांस्टेबल लोग हैं वो हमें हुड करते हैं, डंडा से हुडेड़ते हैं, और मतलब कि अलग थलग करके रखते हैं एक कैद खाने में। इसके तहत मैं सोशलाइज नहीं हो पाता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में कैदी को क्या करना चाहिए, या उनके परिजनों को क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 स्टेप है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें तो 2 चीजें हैं कि जैसे सपोज कीजिए कोई कश्मीर का आ गया या कोई केरला के कैदी बिहार में आ गया, तो उसको क्या होता है कि लैंग्वेज को लेकर के चैलेंज होता है, कल्चर को लेकर के चैलेंज होता है, इवन फूड कल्चर भी चैलेंज है, फूड भी उनके लिए चैलेंज है, आप समझ गए, वेदर भी उनके लिए चैलेंज है। आप समझिए कि कोई कश्मीर का है और बिहार में जून जुलाई में बंद हो जाता है, मतलब बंद हो गया, तो वेदर भी उनके लिए चैलेंज है। जो आप अभी देखे होंगे कि एक बहुत फेमस केस था लद्दाख के लद्दाख के जो सोशल एक्टिविस्ट थे, हाँ? क्या नाम था जो लद्दाख के जो अभी 3 महीना जेल में थे, राजस्थान के जेल में, मैं भूल रहा हूँ नाम। फोनसुंग वांगसुंग। सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक को कहाँ रखा गया था, आप बताइए? किस जेल में रखा गया था? राजस्थान में। तो सोनम वांगचुक मतलब वो ठंडा प्रदेश में रहने वाले थे। तो आप जरूरी नहीं है कि लोगों को कैसे पेनलाइज करें, मतलब आप समझिए कि उनका एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया गया, राजस्थान में रख दिया गया, वहाँ फूड कल्चर अलग है, वहाँ लोग रोटी खाता है, आप समझिए, ज्यादातर लोग रोटी खाते हैं, और सोनम वांगचुक जहाँ से आते हैं वहाँ पे ज्यादातर लोग चावल खाते हैं, मतलब चावल वाला ज्यादातर कल्चर है, वहाँ ठंडा कल्चर है, वहाँ बहुत गर्म, एक्सट्रीम गर्म कल्चर है। तो ये भी एक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे सोनम वांगचुक जैसे लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप समझिए मेरी बातों को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो कैदी डिस्ट्रिक्ट जेल पे है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर जेल के अंदर कोई परेशान कर रहा है तो अपने कंप्लेन को सुपरिटेंडेंट को बोल सकते हैं, सुपरिटेंडेंट को लिखित में आवेदन दे सकते हैं। अगर सुपरिटेंडेंट नहीं सुन रहा है तो कोर्ट में जज को बता सकते हैं, जज को बता सकते हैं कि हमको जेल के अंदर ये परेशानी किया जाता है, XYZ परेशानी है, वो जज को बताएं, जज को लिखित में एप्लीकेशन दे। कभी-कभी जज लोग क्या करते हैं, उनका जेल को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है? या जज लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट फोन उठा के कभी-कभी जेल सुपरिटेंडेंट को फोन कर देते हैं। ये भी कल्चर में है, ये भी कल्चर में है। और कल्चर में भी है कि लोग कभी-कभी सुनते नहीं है। तो समझ गए? तो हम लोग के पास बहुत सारा अनुभव है, लेकिन वो जेल सुपरिटेंडेंट को बोल सकता है, वो ओवरऑल जज को लिखित में कंप्लेन दे सकता है, और जो पुलिस उनको लेकर आती है उसमें जेल सुपरिटेंडेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जेल में वार्ड होता है, जेल को पुलिस को हम लोग पुलिस नहीं कहते हैं, वो सिर्फ जेल के अंदर लोग काम करते हैं। लेकिन जो जेल से कोर्ट तक कैदियों को लेकर आता है कोई पुलिस, तो वो स्टेट का पुलिस होता है। तो वो उस समय कोई पुलिस उनको परेशान कर रहा है गाड़ी में या कोर्ट में, तो जज को कंप्लेन लिखित में दे सकता है। अगर जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुनवाई हो रहा, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट तक लिख सकता है जेल के अंदर से। बिल्कुल ये सुविधा है, ऐसे बहुत लोगों ने लिखा है, जो अवेयर लोग हैं, लिखा है, बिल्कुल लिखा है।
और इस पे अगर हाई कोर्ट में लेटर जाता है असरार जी और मैं अबरार जी बता रहा हूँ, हाई कोर्ट बहुत एक्शन लेती है और पटना हाई कोर्ट तो एक्शन लेती है, मैं देखा हूँ। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हाई कोर्ट एक्शन लेती है। हाई कोर्ट में एक भी लेटर गया, समझिए कि वो एक प्रोसेस में आ गया। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी ऑडियंस का और डॉक्टर प्रवीण जी का बहुत शुक्रिया जो अहम वक्त निकाल करके हम सभी को बीच आए और ये प्री लीगल एड सर्विस जो टॉपिक थी पे अपनी बात रखे और सभी के सवालात के जवाब भी दिए। तो ये सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप किया जाए।